हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीपी एजुकेशन क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 से, जिसका मैंने थ्योरी आपको पढ़ाया था। उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है, और आप यदि थ्योरी पढ़ें तो 15 से आप कम आपका 12 तो सही बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। और ये जो भी क्वेश्चन है ना, ये आपको फाइनल एग्जाम में यहाँ से आपको 4-5 क्वेश्चन तो 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम आइए लेट्स कम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है बकाया चंदा है, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्या होता है? चंदा को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सब्सक्रिप्शन बोलते हैं ना। और बकाया को आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है? आय है, संपत्ति है, दायित्व है। तो जब बकाया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है, कोई भी चीज़ आउटस्टैंडिंग माना कि मेरा किसी के पास बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग जो भी होगा हमारे लिए क्या बनेगा? ऐसा संपत्ति माना जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो बकाया है मेरा, आज का तो हमको मिलेगा ही। तो उसको हमेशा हम संपत्ति मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं इसको? हम एसेस्ट मानेंगे। अब यहाँ बोलेगा आय, आय तो तब होगी ना जब वो पूरी रूप से मेरे हाथ में आ जाएगा। लेकिन ये तो आउटस्टैंडिंग कहीं ना कहीं बकाया है, तो बकाया तो आज निकल तो मुझे ही मिलेगा ना, इसलिए संपत्ति मान के चलूंगी। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 को आप समझ गए। बकाया चंदा को संपत्ति माना जाता है। ठीक है, चलिए लेट्स कम क्वेश्चन नंबर 2। यदि स्पष्ट कुछ ना दिया हो तो इंट्रेंस, यानी कि जो इंट्रेंस फी होती है ना, प्रवेश शुल्क, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रेंस फीस, है ना। इंट्रेंस फीस को क्या मानना चाहिए? ENTRANC, इंट्रेंस फीस को क्या मानना चाहिए? ठीक है, सॉरी मेरे पास तो ये नहीं है, हाथ से लिख रहे से थोड़ा दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो यदि स्पष्ट कुछ ना दिया हो तो प्रवेश इंट्रेंस फीस को क्या मानना चाहिए? यदि कुछ भी ना दिया हो, दिया होगा तो उसके नोट के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, लेकिन नहीं दिया रहेगा तो प्रवेश शुल्क को हम क्या मानेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट का मानेंगे, यानी कि आयगत प्राप्ति मानेंगे। ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति नहीं, आयगत प्राप्ति मानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आय भी एक खाते में शामिल होती है। तो आय भी एक खाते में शामिल क्या होती है? आयगत मदे, पूंजीगत मदे या कैश बुक क्या शामिल होती है? तो आय व्यय खाते में हमेशा जो आयगत मदे होती है, जो रेवेन्यू जो ये होता है, उस रेवेन्यू को दिखाया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। पुराने अखबारों की बिक्री, जो ओल्ड न्यूज़पेपर अब सेल्स करते हैं, तो उनकी बिक्री क्या मानी जाती है? पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति या संपत्ति? तो पुराने अखबारों की बिक्री को हमेशा हम क्या मानते हैं? आयगत प्राप्ति, रेवेन्यू नेचर का इसको हम मानते हैं। ठीक है, तो आयगत प्राप्ति हमारा होगा। पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय खाते को दिखाया जाता है, यानी कि जो हमारा प्राइज फंड होता है उनसे संबंधित जो भी मदें होती हैं, आय एवं व्यय खाते को दिखाया जाता है। कहाँ? आय एवं व्यय खाते में, चिट्ठी के संपत्ति पक्ष में, चिट्ठी के दायित्व पक्ष में, रोकड़ खाते में। तो पुरस्कार फंड से जो हमारा ये होता है उसको हम आय व्यय खाते में दिखाते हैं। ठीक है, पढ़ाए हुए हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है? तो बताइए, लाभकारी और अलाभकारी दोनों हम आपको समझा चुके हैं। लाभकारी संगठन वो संगठन होता है जिनका जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है। क्या कमाना होता है? लाभ। जबकि अलाभकारी संगठन का इनका जो उद्देश्य होता है, तो इनका उद्देश्य होता है समाज की सेवा प्रदान करना। इनका उद्देश्य होता है समाज की सेवा प्रदान करना, अपने समूह के लोगों को सेवा प्रदान करना। इनका अपना लाभ में, इनका कोई मतलब कि इनके पीछे लाभ का कोई ये नहीं छिपा होता, बल्कि इनका सीधा सीधा उद्देश्य होता है समाज की सेवा प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है निम्न में से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है? अलाभकारी, तो बताइए। स्कूल आपका लाभकारी, मैंने आपको बताया था कि लाभकारी संगठन कौन कौन है, अलाभकारी संगठन कौन कौन है। यदि ये लाभकारी अलाभकारी समझ में नहीं आता तो प्लीज़ हमारे प्ले लिस्ट में जा करके लाभकारी अलाभकारी संगठन को आप देखें, वहाँ पे इसके बारे में मैंने डिटेल से बताया है, उससे जा करके आप पढ़ें। ठीक है, तो ये भी अलाभकारी संगठन, ये भी है अलाभकारी, ये भी अलाभकारी क्लब भी। लेकिन क्या साझेदारी फॉर्म अगर कोई करता है, पार्टनरशिप फॉर्म जो होता है, क्या उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है? तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 7 वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा 1,80,000 है। ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन जो मैंने प्राप्त किया है कितना? 1,80,000 है। वर्ष के अंत में औसत चंदा, फिर भी 1,80,000 प्राप्त करने के बाद किसी के पास मान ले 1,80,000 रुपया मैंने प्राप्त किया, मुझे मिला कितना? 1,80,000 रुपया। ठीक है,
वर्ष के दौरान, जो वर्ष चालू वर्ष था उससे मैंने प्राप्त किया, लेकिन वर्ष का अंत आधा तो फिर भी मेरा 20,000 रुपया किसी न किसी का बाकी रह गया। तो टोटल पैसा हम कितना मान के चलेंगे कि हमारे पास 2 लाख रुपया है, टोटल इनकम हमारे पास कितना है, 2 लाख है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसी साल में वर्ष के अंत में, जो वर्ष मतलब ख़त्म हो रहा है उसके अंत में हमको 10,000 रुपया एडवांस के रूप में प्राप्त हो रहा है। किसी ने हमको एडवांस दिया तो उनके लिए एडवांस तो वो होगा, लेकिन मेरे लिए जो एडवांस किसी का हम प्राप्त कर ले तो मेरे लिए लायबिलिटीज कर्जा माना जाएगा ना। तो 2 लाख रुपया हमारा इनकम है। 2 लाख में से मैंने मेरे पास जो एडवांस प्राप्त हुआ वो 10,000 है। इसको हम माइनस करेंगे तो शायद हमारा निकलेगा 1,90,000 रुपया। कितना हमारा यहाँ पे कह रहा है आय तथा व्यय खाते में क्रेडिट। तो आय व्यय खाते इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी रकम को आप क्रेडिट करेंगे मान के, तो 1,90,000 को हम क्रेडिट करेंगे। कितना को, 1,90,000 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है किसमें, आय व्यय खाते में, स्थिति विवरण में या लाभ हानि खाते में। तो आपको पता है कि आयगत के मदे जो रेवेन्यू की जो मदे होती हैं वो आय व्यय खाते में दिखाई जाती हैं, लाभ हानि में तो होगा नहीं, तो स्थिति विवरण में। ठीक है। एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क है क्या, आयगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति एवं भी दोनों। तो एक क्लब द्वारा आजीवन जो सदस्यता शुल्क होता है उसे हमेशा हम मानते हैं पूंजीगत प्राप्ति। क्या मानते हैं, पूंजीगत प्राप्ति। प्राप्ति और भुगतान खाता क्या है, व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट, या आपको हो जाएगा रियल अकाउंट, या मुझे बताइए, या इसमें आपको हो जाएगा नाम मात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता को वास्तविक मतलब कि रियल अकाउंट माना जाता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट माना जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्या मानेंगे हम, नॉमिनल अकाउंट, और प्राप्ति एवं भुगतान खाता को वास्तविक अकाउंट। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा है गैर व्यापारिक संस्था में अधिक लेन देन होते हैं किसमें, तो लाभकारी संगठन में जो भी लेन देन होता है वो कैश में ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ न कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि लाभ न कमाने वाली संस्था बोले या गैर व्यापारिक संस्था बोले या आपको गैर लाभकारी संगठन बोले, सबका मतलब एक ही होता है, लाभ न कमाना। इनका तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है। तो इनका मेन जो आंसर होगा समाज की सेवा प्रदान करना। क्या होगा, समाज की सेवा प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जाएगी। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो दिया हुआ मद है वो कौन जाएगा इसमें, औसत वेतन, हरास मतलब कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्या होगा इसका, आउटस्टैंडिंग सैलरी, डेप्रिसिएशन, या जीवन सदस्यता शुल्क, लाइफ मेंबर फी, या उपार्जित चंदा। एक्रूड सब्सक्रिप्शन तो होगा नहीं, एक्रूड इनकम ये अलग चीज़ होती है, इसमें नहीं होगा। तो आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदा। जो चालू वर्ष हमको चंदा मतलब सबसे एडवांस से प्राप्त है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, यदि कोई चीज़ आपको वर्ष में माने ये आपका चालू वर्ष है और यदि कोई चीज़ आपको एडवांस से प्राप्त होता है, चाहे वो चंदा हो कोई भी हो, उसको हमेशा वो आपके लिए क्या मान जाएगा, डायरेक्ट आपकी लायबिलिटी मानी जाएगी, है ना। और किसी की आपका आउटस्टैंडिंग है तो आपके लिए संपत्ति है। ठीक है। तो आय एवं व्यय खाता का शेष को क्या दर्शाता है, तो जब भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाते हैं, तो उसमें जो भी मतलब कि एक तरफ जो अगर कमी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अधिभाग डिफिसिट, और जब उसमें लाभ का हमको ये पता चलता है तो उसे हम अधिभाग बोलते हैं। तो प्राप्त आय व्यय खाते का शेष दर्शाता है ना किसको, व्यय पर आय की अधिकता या विलोमता को दर्शाता है। ठीक है। आई होप कि 15 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसे ज़रूर बना के देखेंगे। ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आती है आप तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। और हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।